अगर रिजिड बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, तो अब अगर आप उसे हल्का सा मान लीजिए डिस्टर्ब करते हो तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करने वाला है। अगर आप इस स्फीयर को हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं तो इसके ऊपर जो है एक टॉर्क आएगा और वो टॉर्क इसे वापस अपनी पोजीशन पर लेके आएगा, तो इसके पास एक ऑसिलेशंस होंगे, तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो ये आपने चीज देखी कि अगर आप ओमेगा डी को ओमेगा नॉट के बराबर करते हैं तो ऐसे में एम्पलीट्यूड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से ड्रेस्टिकली बढ़ जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल ओलंपियाड वाला पर। मेरा नाम है युकुमार सरीन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हो सर। तो लॉजिकल बच्चों पिछले लेक्चर में भी थे, तो ऑब्वियस है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एसएचएम का लेक्चर नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। अकेडमी में रहे और स्टूडेंट्स आप जहां पर भी हैं, कहीं पर भी हैं बच्चों, मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक, हमेशा लॉजिक लगाते रहें। ठीक है, मैंने कह दिया, आपने मान लिया, नहीं चलेगा, वी नीड लॉजिक। आज का गोल क्या रहेगा? तो हम एंगुलर एसएचएम देखेंगे, रोटेशनल एसएचएम, डैम्पिंग और फोर्स ऑसिलेशन जो है हमने आज डिस्कस करना। हाँ, और साथ में क्वेश्चंस एनएससीपी के जो होमवर्क दिए थे वो, और बाकी हम एनएससीपी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले इस रोटेशनल एसएचएम की जो थ्योरी है ये हम पहले खत्म कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब रोटेशनल एसएचएम वाला केस एक बनता है। मतलब रोटेशनल एसएचएम है, मतलब जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब किसी रिजिड बॉडी को हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया है। तो अगर रिजिड बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, तो अब अगर आप उसे हल्का सा मान लीजिए डिस्टर्ब करते हो तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक फिजिकल पेंडुलम का। फिजिकल पेंडुलम जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, हमने इस रिजिड बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है। तो आपको पता है कि अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपको दिख रहा है, इसी के नीचे कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसी जी यहाँ कहीं। अब मैं हल्का सा, क्या सा, हल्का सा हम इसको जो है टिल्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हल्का सा देखिए इसको टिल्ट करता हूं, ये देखिए हल्का सा टिल्ट करता हूं। तो जैसे ही हल्का सा हमने इसको टिल्ट करा तो व्हाट विल हैपन, इसको तो हटाते हैं भाई, तो हल्का सा टिल्ट करते हैं और ये देखिए क्या होगा। हल्का सा टिल्ट करने पर सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये देखिए ऐसे हल्का सा टिल्ट हो गया। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहां कहीं आ गई है। तो अब बच्चों ये जो सीजी आप देख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो है ये हमारे पास थोड़ा सा राइट साइड चली गई है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट साइड चली गई है तो उसका क्या आने वाला भाई? टॉर्क, है ना? तो पहले देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां थी, तो हल्की सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट साइड चली गई, तो जिसकी वजह से क्या आने वाला है? उसका एक टॉर्क आने वाला है। तो जब उसका टॉर्क आएगा तो ये बॉडी जो है ये घूम जाएगी। कैसे घूमेगी? ऐसे कुछ। तो क्लॉकवाइज साइंस में इसके ऊपर जो है एक टॉर्क आ जाएगा, और जिसकी वजह से ये अब ऑसिलेशन करने वाली है, टू 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 कंटिन्यूअसली जो है ऑसिलेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है? इस रिजिड बॉडी को हल्का सा आप डिस्टर्ब कर दीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? डिस्टर्ब रिजिड बॉडी बाय सम एंगल या सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जो है हमने क्या करा? बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद क्या करना है? याद करिए, हमने लीनियर एसएचएम के अंदर कुछ स्टेप्स लास्ट लेक्चर में करे थे कि आप बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करिए फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक फोर्स आती है,
फिर हमने उस फोर्स को kx के साथ कंपेयर करा था और टाइम पीरियड दिया गया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। तो सेम टू सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, ध्यान से सुनेंगे अच्छी तरीके से। सेम टू सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, लेकिन इस बारी रोटेशन का हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डिस्टर्ब द रिजिड बॉडी बाय सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या है, राइट, क्या राइट सर, क्या राइट, राइट नेट टॉर्क ऑन द बॉडी, राइट नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप रोटेटिंग जहां पर जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट लें। तो राइट नेट टॉर्क ऑन द बॉडी एंड कंपेयर इट विद क्या, टाउ इज इक्वल टू, जब टाउ इज इक्वल टू के एक्स, जिस तरह होता है ना फोर्स इक्वल टू के एक्स, तो वैसे यहां पर आप टाउ इज इक्वल टू के थीटा के साथ कंपेयर करिए। के जो था वहां पर था फोर्स कांस्टेंट, तो यहां पर हो जाएगा टॉर्क कांस्टेंट। इस के को हम बोल देंगे टॉर्क कांस्टेंट, ये टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो के विल बी टॉर्क कांस्टेंट। अब देखिए क्या करना है, जो टाइम पीरियड था वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k था ना, बस m की जगह पर i आ जाएगा और k की जगह पर k आ जाएगा, टॉर्क कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन अब देखिए थोड़ा बहुत रोटेशन की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये होना चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट where we have calculated क्या, where we have calculated क्या, टॉर्क। जिसके अबाउट हमने क्या करना है, टॉर्क मेजर करना है। तो ये हमारे पास देखिए स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को जो है इस्तेमाल करके हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन से पहले सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन एक आ रहा है, इससे हमें क्या करना है, सीखना है। तो अब आप यहां पर आराम से देखिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छी तरीके से सुनना है, तो सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो जो बोला जा रहा है उसे अच्छी तरीके से सुनना है। तो अब देखिए जरा, ये देखिए हल्का सा मैंने क्या करा, इसे टिल्ट कर दिया, ये देखिए टिल्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसे टिल्ट करूंगा तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं था, अब यहां कहीं है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी mg। अब जब नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी तो हमने पहला स्टेप क्या था, डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम रिजिड, सॉरी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय दिस एंगल थीटा, ठीक है ना। देखिए पहला स्टेप क्या था, डिस्टर्ब रिजिड बॉडी बाय सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि टॉर्क लिखें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर चिंटू। देखिए चिंटू यहां पर आ चुका है। अब यहां पर देखिए चिंटू आ चुका है, तो चिंटू जो है वो यहां पर टॉर्क देखेगा कि भैया इसका कुछ टॉर्क आ रहा है, तो चिंटू को टॉर्क कितनी दिखने वाली है वो मैं लिखने जा रहा हूं। तो टॉर्क कितनी दिखने वाली है, देखिए mg फोर्स लग रही है, और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास l/2 है, ये वाला पूरा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको एक्सटेंड करा, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आ जाएगा कितना, l/2 साइन थीटा बच्चों। तो ये l/2 साइन थीटा आने वाला है, तो दिस इज l/2 साइन थीटा। तो mg इंटू क्या, l/2 क्या, साइन थीटा। तो ये देखिए ये क्या आ गया, mg का टॉर्क। अब स्टेप जो था 2 वो क्या था कि जो ये टॉर्क है इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, के थीटा के साथ। लेकिन अब याद रखिए जब आप के थीटा के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां पर एक थीटा और एक साइन थीटा, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो हम इसको ऐसे हम प्रूव ही नहीं कर सकते। तो अब आपका दिमाग यहां पर वर्क करना चाहिए, आपका दिमाग यहां पर वर्क करना चाहिए। तो चलाइए अपने दिमाग को और बताइए कोई सुझाव। वेरी गुड, सही बता, पुणे वाले स्टूडेंट ने सही बताया कि सर यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो ये थीटा है, थीटा इज स्मॉल, ये मान लीजिए, अगर लिख देते हैं इफ थीटा इज स्मॉल देन
क्या साइन थीटा जो होगा उसको आप थीटा लिख सकते हैं, ये तो आप जानते हो। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। तो ये देखिए इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अब जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगी, और अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गई यानी कि ये एसएचएम हो गया। ये हमारे पास एक एडवांटेज है, हमने हल्का सा स्लाइटली हल्का सा इसे डिस्टर्ब करा, टॉर्क लिखा तो ये देखिए टॉर्क आ गया, और उसको के थीटा के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए टॉर्क जो है वो क्या आ रहा है, mgl/2 इंटू थीटा, और साथ में यहां पर क्या आ रहा है, के थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो के की वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज mgl/2। तो अब सर क्या करें, सर ये तो आ गया, क्या आ गया बोलना जरा, सर ये तो फोर्स कांस्टेंट। भाई जो स्टूडेंट इसको फोर्स कांस्टेंट बोल रहे हैं, भैया ब्रेड रोल बेचो। हाँ जी ब्रेड रोल, तो ब्रेड रोल बेचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ध्यान से सुन नहीं रही। के जो है ना, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है केमिस्ट्री, के स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है, के फोर्स कांस्टेंट भी होता है, और के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी बोलते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, यहां पर ये जो के है वो क्या है, टॉर्क कांस्टेंट। तो इसे हम टॉर्क कांस्टेंट कहते हैं। तो जब के आ गया तो अब आप टाइम पीरियड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के। अब देखिए मैं सबकी वैल्यू डालने जा रहा हूं, तो आई जल्दी से बताएं, कैमरामैन फोकस करें, यहां पर जहां पर चिंटू बैठा है, यहां पर बताइए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जहां पर चिंटू बैठा है, मुझे और कहीं नहीं, मुझे जहां पर चिंटू बैठा है यहीं का मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों ml²/3। यहां का कॉर्नर से पास कर रही है, ml²/12 होता तो बीच वाला होता, यहां पर ml²/3 है, और k की वैल्यू कितनी है, mgl/2। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट में 2/3, एक ऊपर l और नीचे क्या g, यार ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास, रॉड का टाइम पीरियड इस प्रकार से हमने निकाला। क्लियर है, चलिए और देखते हैं। ये देखिए एक स्फीयर लेते हैं, ये स्फीयर। अब देखिए ये स्फीयर जो है ये ग्राउंड पे पड़ा है, और यहां पर दे रखा है कि नो स्लिपिंग, यानी कि फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट, तो देयर इज नो स्लिपिंग। और ये है एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, रेडियस इसका आ रहा है। देखो भैया ध्यान से सुन लीजिए, रोटेशन पढ़ के आना है, ठीक है ना। अगर रोटेशन जो है वो नहीं पता और हम चले एसएचएम करने तो ये गलत है, ये सही नहीं है। मतलब आप भागने की कोशिश करें लेकिन चलना नहीं आता, तो इसलिए पहले चलना सीखेंगे तो रोटेशन की थ्योरी आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। स्फीयर is disturbed if sphere is disturbed slightly, disturbed slightly। तो ये रहा भैया क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप इस स्फीयर को हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं तो इसके ऊपर जो है एक टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क इसे वापस अपनी पोजीशन पर लेके आएगा, तो इसके पास एक ऑसिलेशंस होंगे, तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो आइए जरा समझते हैं कि कैसे ये हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और थोड़ा टफ है लेकिन डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी बताऊं।
तो आइए हल्का सा हम इसे डिस्टर्ब करते हैं। तो कितना हम डिस्टर्ब करते हैं, लेट अस सपोज हम इसको राइट साइड लेके जाते हैं, तो क्या होगा, एक्स लेके जाते हैं तो एक फोर्स आएगी, ये एक्स की फोर्स आएगी, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन की भी फोर्स होगी, तो जिससे हम इसके ऊपर नेट फोर्स लिख सकते हैं। तो फोर्स मेथड से पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आइए देखिए फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड देखिए क्या कह रहा है कि इसको हल्का से डिस्टर्ब करिए, जब मैं हल्का से डिस्टर्ब करूंगा राइट साइड लेके जाऊंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगी, कौन सी, स्प्रिंग की, कितनी लग जाएगी, के एक्स। लेकिन यहां पर एक फ्रिक्शन भी है, तो जैसे मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है, इस तरह से इमेजिन कर रहा हूं, तो एक स्प्रिंग की फोर्स लग रही है के एक्स ऐसे, और ये इस प्रकार से घूमते हुए आएगा। इसका मतलब एक टॉर्क भी लगना चाहिए फ्रिक्शन का, या फिर फ्रिक्शन की फोर्स एक होनी चाहिए पीछे की तरफ। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, म्यू एम जी नहीं लेंगे हम, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से निकालेंगे कि रोलिंग हो रही है। तो आइए जरा इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं, लेफ्ट साइड ए है, तो आप लिखोगे के एक्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, एम ए। अब फ्रिक्शन का एक टॉर्क का भी इक्वेशन लिख दीजिए, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख देते हैं, तो एफ आर सेंटर के अबाउट टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, और साथ में आ गया अल्फा। तो ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड इक्वेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी कि रोलिंग की कंडीशन। एक्सेलरेशन जो है वो आर अल्फा के बराबर होगी रोलिंग की कंडीशन, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो a इज इक्वल टू आर अल्फा आ रहा है। तो अब आप यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, नेट फोर्स मुझे चाहिए, तो नेट फोर्स इस पर यानी कि के एक्स माइनस एफ की वैल्यू चाहिए। तो f मैं कैसे निकालूं, तो f यहां पर देखिए सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, f की वैल्यू आ रही है 2/5 m r अल्फा, लेकिन r अल्फा क्या है, a। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए था, तो मैंने क्या करा, के एक्स माइनस एफ, एफ की जगह पर रख दिया 2/5 एम ए। तो बच्चों यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या आ रही है, ये देखिए के एक्स इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1 7/5 आ गई। तो एक तरह से नेट फोर्स देखी जाए, या ऐसा करते हैं एक्सेलरेशन देख लेते हैं इसकी। तो एक्सेलरेशन बच्चों कितनी आ रही है, के एक्स अपॉन 7m आ रही है, ठीक है, या फिर 5 कर दो, 5k अपॉन 7m इंटू एक्स। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। तो पहले यहां पर मैं झंडा गाड़ूंगा, रोकूंगा कि भैया जब तक ये क्लियर नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने झंडा गाड़ दिया। तो एक बार फिर से देखिए, हमने नेट फोर्स लिखी और फ्रिक्शन का टॉर्क लिखा, एक को आर अल्फा लिखा और एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन जानते हैं, तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर मैग्नीट्यूड ही लिखा जा रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स मैग्नीट्यूड के रूप में हम जानते हैं एसएचएम में होती है। तो अभी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 5k अपॉन 7m। तो देखिए 5k अपॉन 7m एक्स के साथ इसे हम क्या कर देंगे, कंपेयर। तो इनको आप कंपेयर कर दीजिए, जैसे ही कंपेयर करेंगे ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है, 5k अपॉन 7। तो ये देखिए ओमेगा आ चुका है, यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 अंडर रूट ऑफ 7m अपॉन 5k। तो हमने जो अभी इसको सॉल्व करा है, ये कौन सा मेथड लगाया है, ये देखिए फोर्स मेथड लगाया है। तो ये हमारा पहला मेथड है, फोर्स मेथड। अब हम इसी के अंदर टॉर्क मेथड से भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप ना टॉर्क मेथड लगाइए, बताइए टॉर्क मेथड लगाइए, जो भी बताया, एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। करिए जरा जल्दी से करिए टॉर्क मेथड। तो आइए देखिए जरा, टॉर्क मेथड जो है आपने सही लगाया कि गलत लगाया। तो जैसे देखें जरा, ये है हमारे पास सॉलिड स्फीयर और ये रही एक स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट है के, मास इसका m, रेडियस है। स्लिपिंग हो रही है, नहीं हो रही। अब ये देखिए जरा कि अगर मैं इसको हल्का सा मूव कराता हूं x, ठीक है, या फिर हल्का सा रोटेट कराता हूं थीटा से, तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ध्यान सुनेंगे भाई, जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। So bottommost point is the instantaneous axis of rotation.
तो अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आप यहां पर भी बुला सकते हो किसको, चिंटू को। तो बुला लेते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर चिंटू। तो देखिए यहां पर चिंटू आया, तो अब यहां पर देखिए चिंटू आ चुका है। अब चिंटू जो है वो लगा रहा है टॉर्क। देखो हल्का सा डिस्टर्ब करोगे राइट साइड तो ये जाएगा कितना, आर थीटा जाएगा राइट साइड, तो एक फोर्स लग जाएगी के इंटू दिस आर थीटा, ऐसे ये आगे की तरफ जाएगा तो फोर्स लग जाएगी के इंटू दिस आर थीटा। तो टॉर्क जो है वो आ जाएगा हमारे पास के आर थीटा, ये हमारे पास फोर्स है, इंटू आर कर देते हैं तो ये आ गया टॉर्क। हाँ सर आ गया। तो टॉर्क को किसके साथ कंपेयर करना था, के थीटा के साथ। अब लेकिन ये जो है के कैंसिल ना कर दे तो इसको मैं के डैश बोल देता हूं। तो दिस इज माय टॉर्क कांस्टेंट, तो ये टॉर्क कांस्टेंट है के डैश। अब जरा यहां पर कंपेयर करते हैं तो के डैश की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रही है, तो ये आ रही है के आर स्क्वायर। कंपेयर किया मैंने और कुछ नहीं। तो बताइए बच्चों, क्या बताएं सर, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई अंडर रूट में क्या, एम की जगह क्या आ जाएगा आई अपॉन क्या आ जाएगा के, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर लेना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। क्यों, क्योंकि आपने टॉर्क किसके अबाउट ली, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क भी बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5 + 1 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा के, जो कि कितना है के आर स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7m/5 के। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ रखा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7m/5। तो आपने देखा टॉर्क मेथड जो है उससे भी हमने करा और हमारे पास सेम रिजल्ट आया। सवाल बोलिए। ओके, बिहारी स्टूडेंट एक बोल रहा है कि सर इधर ही काहे लियो, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ही क्यों चिंटू को बैठाया। तो देखो भैया ध्यान से सुन लो, अगर आप सेंटर पे बैठते हो तो फ्रिक्शन का टॉर्क आता, लेकिन मैं यहां पर बैठ गया तो इस पॉइंट की खासियत पता क्या है, mg का टॉर्क, नॉर्मल डायरेक्शन का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0। तो नॉर्मल डायरेक्शन यहीं से पास करा, mg यहीं से पास करा, फ्रिक्शन यहीं से पास करा, तो तीन फोर्सेस का टॉर्क 0 हो रहा है, वेरिएबल्स कम पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करा जय लॉजिक, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन, क्लियर है। अब आइए इसके बाद ना एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी मेथड। फिर वो तो कराया नहीं, बताता हूं ना, वो भी बता ही देता। तो देखिए एनर्जी मेथड क्या है, एनर्जी मेथड इज व्हाट, क्या है वो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था कि जो टोटल एनर्जी होती है एसएचएम में वो क्या रहती है, कांस्टेंट, है ना। तो इसके देखिए स्टेप्स देखिए, मैं यहां पे स्टेप्स इसके मेंशन कर देता हूं। तो पहला स्टेप देखिए क्या है, राइट टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। उसके बाद डिफरेंशिएट टोटल एनर्जी, डिफरेंशिएट टोटल एनर्जी with respect to time and put it equal to 0 and put it equal to 0। और थर्ड होगा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड, पूरा लिख देता हूं, एक्सेलरेशन नोट करते रहिए भाई, एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, इसका आंसर ना आज तक कोई बताया नहीं, ठीक है ना, 2009 से पढ़ा रहा हूं,
हर बार यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ आगे का बताइए क्या होगा, बट वो नहीं बताते। आप भी, आपके पास तो दिव्य शक्तियां ही हैं, आप पॉज कर सकते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। नहीं बता पाए ना। डिस्प्लेसमेंट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो आइए जरा इस मेथड से भी जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास सॉलिड स्फीयर, इसने स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, लेट अस सपोज एक्स से। तो ये स्प्रिंग जो है वो एक्स से दबी हुई है और ये वी से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। तो अब इसकी ना टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो पहला स्टेप टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो आइए जरा टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर टोटल एनर्जी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनिशियल लिखा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और साथ में वी स्क्वायर बाय क्या आर स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, है ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा। आपको पता है ये रोलिंग कंस्ट्रेंट होता है, तो हम वो उसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए क्या आ जाएगा, हाफ 7/5 एम वी स्क्वायर और प्लस हाफ के का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया टोटल एनर्जी। सेकेंड स्टेप क्या है कि डिफरेंशिएट करें टोटल एनर्जी को टाइम के साथ। अब देखिए इस मेथड की खासियत क्या है कि इसमें कोई एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो टॉर्क है, बट हाँ कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इसमें हमें फोर्स फ्रिक्शन इधर होगा, आपको कैसे पता हमें फ्रिक्शन, एफबीडी नहीं बनाना, हमें पर टाइम नहीं है। तो आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी लेके डिफरेंशिएट करें, डायरेक्ट आंसर आता है। देखिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए 2 आएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 7/5 एम वी डीवी बाई डी टी आ गया, और प्लस यहां पर आ जाएगा के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, जो कि है वी, इसको 0 डालेंगे। अब जब ऐसा आप करेंगे तो ये देखिए वी से वी कैंसिल हो रहा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है माइनस के एक्स अपॉन क्या 7m और एक ऊपर 5, और कंपेयर करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ आ जाएगा कंपेरिजन। और ओमेगा की वैल्यू जहां पे आप कंपेयर करिए तो आप ओमेगा की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 5k/7 है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, 2 अंडर रूट ऑफ 7m अपॉन क्या 5k। बताइए, तो ये रहा टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला, 2 अंडर रूट ऑफ 7m अपॉन 5k। ये रहा टाइम पीरियड का। तो दिस इज दी मेथड नंबर 3। तो हमने एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करके देखा, मेथड एनर्जी का, मेथड टॉर्क का और मेथड फोर्स का। तो यही फिजिक्स की खासियत है कि भैया कोई भी मेथड आपको आता है तो अब लगाइए, लेकिन अब आप पूछोगे सर कौन सा कब लगाना है। देखिए कौन सा कब लगाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। पर्सनल फेवरेट बता दिया टॉर्क मेथड, ठीक है ना, अगर रोटेशन से रिलेटेड कुछ भी दिखता तो मैं टॉर्क लगाता। जब आपको एफबीडी बनाने में दिक्कत आ रही हो तो रिकमेंडेड कौन सा है, एनर्जी, और जब टॉर्क वगैरह का केस ना हो तो फोर्स से करें तो बेटर है, ठीक है ना। तो तीनों के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कब लगाना है, ठीक है, तो क्लियर है। चलो एक एनएससीपी का सवाल हो जाए। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m अटैच्ड टू अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग of length 2 meter hanging vertically from the ceiling is oscillating in a vertical plane with angular amplitude theta m। कहना क्या चाहता है ये इंसान, कहना क्या चाहता है कि एक हमारे पास पेंडुलम है, क्या है बच्चों, पेंडुलम। अब वो जो पेंडुलम है ऑसिलेशन कर रहा है और उसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास थीटा एम दे रखा है, ऐसा कुछ थीटा एम दे रखा है। एंगुलर एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, थीटा एम दे रखा है। Such that the maximum tension in the string is 3 times the minimum tension in the string. T max is equal to 3 times. The correct option is R. Maximum tension पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगी, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि इस पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो इसकी एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा होगी टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो भी सबसे ज्यादा होगी, जेलॉजी।
और मिनिमम टेंशन कहां पर होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहां पर जो टेंशन है वो तो क्या है? मिनिमम है, और यहां पर जो टेंशन है वो क्या है? मैक्सिमम। धरती माता की जो फोर्स है वो तो नीचे की तरफ ही लग रही है, ये देखिए mg, और यहां पर भी देखिए mg। तो धरती माता की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और अगर हम ध्यान से सुनो भाई, यहां पर देखें ये एंगल भी थीटा m होगा, तो इस डायरेक्शन के अंदर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी होती है? v²/r होती है। ठीक है, r की वैल्यू लेंथ है जो कि 2 मीटर दे रखी है। लेकिन यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी कितनी है? एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है? एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी सर 0 है। वेरी गुड। तो अगर 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो टी मिनिमम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी क्या? mv² क्या? r, mv², सॉरी गलत लिख दिया, v तो 0 है ना, तो t मिनिमम इज इक्वल टू दिस mg cos थीटा। तो mg cos थीटा आना चाहिए। ये रही पहली इक्वेशन। तो t मिनिमम हम निकाल चुके हैं, अब t मैक्सिमम कैसे निकालें? अब यहां पर तो कुछ ना कुछ स्पीड आ गई होगी, अब वो स्पीड कैसे निकालें? तो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहां पर हाफ mv² बोल देते हैं क्योंकि वेलोसिटी भी है। इस हाइट की बात करें तो ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट मान लो h है, ये हाइट मान लो क्या है? h है। इस h की वैल्यू बताओ। ये देखिए ये टोटल r है, ये कितना है? सॉरी, ये कितना है? ये r cos थीटा है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? r में से r cos थीटा क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो r1 - cos थीटा ये है h के बराबर। ठीक है, तो ये h आ चुका है। तो यहां पर पोटेंशियल कितनी? mgh, mgh, असली कंसेप्ट सच सच, mgh, mgh। तो ये mgr1 - cos थीटा यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, थीटा m डाल देते। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहां पर कितनी है? 8। तो आप यहां पर आराम से वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो जब आप यहां पर वेलोसिटी लिख सकते हैं तो आप लिखोगे टी मैक्सिमम माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r। देखिए ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस इक्वेशन में से बोलता हूं। सेंटर की तरफ फोर्स, ये एक्सेलरेशन इसकी किधर है? ऊपर ना, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन अगर v²/r है तो ये वाली फोर्स नेट ऊपर की तरफ जैसे देखिए ना वो निकालनी होगी। तो ये जो टेंशन है ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, तो टेंशन माइनस mg नेट फोर्स है, और उस नेट फोर्स को हम क्या लिख रहे हैं? mv²/r लिख रहे हैं। तो न्यूटन का ये सेकंड लॉ लगाया गया। ये टी मैक्स की वैल्यू अब यहां से आपको मिल जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों mg में, ये ऐड कर दीजिए। अब v² की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहां पर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू के बराबर होती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं mgr1 - cos थीटा m बराबर किसके है? हाफ mv² के है। हालांकि जैसे v तो v मतलब m से m कट रहा है, तो यहां पर mv² की वैल्यू रखनी थी, चलो रख ही देते हैं। तो mv² की वैल्यू आ रही है mgr1 - cos थीटा m। ठीक है, और एक साथ में 2 भी आ जाएगा क्योंकि ये देखिए mv² की वैल्यू रख रहा हूं, तो 2 mgr1 - cos थीटा m, और r से डिवाइड करना है तो ये r जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये r जो है यहां पर ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो r इज गेटिंग कैंसिल। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 3mg - 2mg cos थीटा m। तो ये आ रही है मेरे पास मैक्सिमम टेंशन, और जो ऊपर लिखा है वो क्या है? मिनिमम टेंशन। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ऐसा भी एक रिलेशन आ सकता है, T मैक्सिमम इज इक्वल टू 3mg - 2T मिनिमम। ऐसा कुछ है केस। तो देखिए जरा क्या दे रखा है। अच्छा, ये भी तो दे रखा है कि जो टेंशन मैक्सिमम है वो 3 टाइम्स है, तो यानी कि ये जो है 3 टाइम्स है।
जो मैक्सिमम टेंशन है इसको आप लिख सकते हो 3T मिनिमम। तो अगर ये 3T मिनिमम है तो ये 3 mg के बराबर है, और यहाँ पर ये 2 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। तो यहाँ से बच्चों टी मिनिमम की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है 3 mg बाई क्या 5। और अगर टी मिनिमम ये है तो टी मैक्सिमम कितना होगा, जो कि इसके 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 9 mg बाई 5। तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं पहला। द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 mg माइनस 2 cos थीटा m। देखें जरा कहाँ गया भाई, यहां पर 3 mg माइनस 2 mg cos थीटा m। ये तो सही है, तो ए ऑप्शन सही है। बी, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 9 mg by 5। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑन इट्स वे इज v मैक्सिमम इज इक्वल टू 3.96। तो ये हम चेक कर सकते हैं। कैसे? आपको v स्क्वायर जो है, जब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपको यहां पर निकालनी है। तो t मैक्सिमम हमने अभी निकाला, कितना आ रहा था भाई, यहां से इसको इसका यूज कर लेते हैं। t मैक्सिमम माइनस एम जी, ये देखिए t मैक्सिमम माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर की वैल्यू 2 दे रखी, तो ये आ गया था हमारे पास 9 mg बाई 5। ये देखिए t मैक्सिमम हमने निकाला था 9 mg बाई 5, तो माइनस एम जी कर दिया इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 कर दिया। तो ये देखिए 4 mg आ जाएगा, 9 में से 5 है 4 डिवाइड बाई 5 है, m तो काट ही दो, तो ये आ रहा है 4g अपॉन क्या 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, और ये 2 तो 8 कर देते हैं, तो 8g बाई 5, और इसका क्या अंडर रूट, ये होनी चाहिए वेलोसिटी। अब g की वैल्यू कितनी लें, 10 ले लेते हैं। तो जो 9 पॉइंट जो 10 लेके करते हैं, पहले तो क्वेश्चन में कुछ दिया कि 9 पॉइंट ले लेनी 10 लेनी है, कुछ मेंशन नहीं करा। अच्छा 3.96 उसका आंसर आ रहा है, तो यानी कि 4 आ रहा हमारा। तो अगर 9.8 लेते हैं थोड़ा सा कम आएगा, तो 3.96 आ जाएगा, यानी कि ये भी सही दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब आगे, द एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा m लाइज इन द रेंज 5 बाई, ये 45 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, मतलब 60 और 40 के बीच में जो है ये एंगल है, ये हमें चेक करना है। तो आइए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे? आप ये चीज जानते हैं, ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। यानी कि इक्वेशन क्या है, जी आर 1 माइनस कॉस थीटा m। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखिए जी आर 1 माइनस कॉस थीटा m जो है, ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये वैल्यू आ रही है v स्क्वायर अपॉन 2 के। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आप सब कुछ डाल दीजिए, कॉस थीटा m की रेंज निकल जाएगी। तो देखिए मैं वैल्यू डाल रहा हूं, 10 इंटू 2 20, 1 माइनस कॉस थीटा m, और ये तो 4 मान लीजिए, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 8 आ गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा m की जो वैल्यू आ रही है, ये 4 अपॉन कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन 10, 2 अपॉन 5। तो कॉस थीटा m आ रहा है 1 माइनस 2 अपॉन 5, यानी कि 3 अपॉन 5। तो अगर ऐसा कुछ केस है कि कॉस थीटा 3 अपॉन 5 है, तो जैसे ये 37 मान लीजिए है, और ये 53 है, और ये 90 है, तो आपको पता है कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो 3/5 अगर हमारे पास कॉस थीटा m है, तो इसका मतलब थीटा m की वैल्यू 53 डिग्री है, और अगर ये 53 डिग्री है तो 45 से तो बड़ा है ही है, और साथ में हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये 60 से कम है। तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है इसके ये करेक्ट है। क्लियर? तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन था कैलकुलेशन इंटेंसिव था, लेकिन हाँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिक्स लग रही थी, तो वो 2 इक्वेशन जो हैं, ये कहो कि एक तो ये वाली और एक ये वाली, वैसे ऊपर वाली भी है, 3 इक्वेशन कह लो। तो ये 3 इक्वेशनों में फिजिक्स आपकी खत्म हो रही है, बाकी सब कुछ मैथ है। तो एक बार जरा फिर से देखिए, एक समरी दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जो जो उसने बोला मैंने वो लगाया। उसने कहा कि नीचे आएगा मैक्सिमम टेंशन होगी, यहाँ मिनिमम टेंशन है, तो मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन के 3 टाइम्स है, तो मैंने वो चीजें यूज करी और उससे जो है सारे ऑप्शंस आते रहे। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी, टी मिनिमम और ये mg cos थीटा, और सेंटर की तरफ वेलोसिटी अलग होगी, 0 होगी, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है,
तो मैंने कहा कि चलो वो v मान लो, तो t मिनिमम माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और v की वैल्यू 0 है। तो एक तरह से ये t मिनिमम और एम जी कॉस थीटा जो है ये बराबर हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहां पर देखिए ऊपर की तरफ टी मैक्स है, नीचे की तरफ एम जी है, तो टी मैक्स माइनस एम जी जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ गया। और फिर इसको हमने सॉल्व करा एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड दिस, टाइम पीरियड है 4 पाई स्क्वायर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस a in the first second and distance b in the next second, traveling in the same direction, the amplitude of SHM is। तो रेस्ट से देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करेगा, मेन पोजीशन से तो नहीं करेगा, क्योंकि मेन पोजीशन पे क्या होता है, पार्टिकल मोशन में होता है। तो ये इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से ये स्टार्ट कर, एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड t इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस a इन द फर्स्ट सेकंड। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा a। तो पहले तो एक इसकी क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ये होनी चाहिए बच्चों, a cos ओमेगा t, लेकिन जो y है ये कहां से मेजर होगा, मेन पोजीशन से। तो यहां पर t इज इक्वल टू 1 हो चुका है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है वो है a, ये दे रखा है। तो इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस a इन द फर्स्ट सेकंड एंड डिस्टेंस b इन द नेक्स्ट सेकंड, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जो है, मतलब नेक्स्ट इंस्टेंट नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट सेकंड कहना चाहिए। तो नेक्स्ट सेकंड के अंदर ये यहां कहीं मान लो पहुंच गया, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन या फिर मेन पोजीशन कह लीजिए ये है। तो इसने डिस्टेंस एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल करा, एंड b in the next second traveling in the same direction, the amplitude of the SHM is, एम्पलीट्यूड निकालने को बोला जा रहा। तो देखिए जरा एम्पलीट्यूड कितना है a, तो ये रही हमारे पास इक्वेशन। तो y की वैल्यू एक सेकंड बाद क्या होगी, a माइनस स्मॉल ए। फिर से देखिए y है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो अगर ये a चलता है, यहां से a चलता है, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू a cos ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो ओमेगा की जो वैल्यू है, टाइम पीरियड की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर दे रखी है, तो मैंने वो वैल्यू डाल दी। तो ये 1 अपॉन पाई आ रहा बच्चों, आ जा 1 अपॉन पाई। तो ये 1 अपॉन पाई हमारे पास आ रहा है। तो अगर ये 1 अपॉन पाई, सॉरी 1 अपॉन 2 पाई आ जाएगा ना, नीचे 4 पाई स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 2 पाई आ रहा है। तो कॉस ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 पाई। तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए नेक्स्ट इंस्टेंट यानी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो 2 सेकंड हो गया। तो अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन कितना आ जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी यानी कि प्लस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इसमें से माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए कॉस ऑफ टाइम, लेकिन 2 सेकंड हो गया, 1 अपॉन पाई आ जाए। तो अब ये देखिए 2 इक्वेशनें हमारी बन गई हैं, बाकी सारा खेला सारा मैथ्स का होगा। तो अगर हम इसको लेट अस सपोज x बोलते हैं, ये क्या है, ये 2x है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये यहां पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल ए, यहां पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि x यानी कि 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1, तो ये फॉर्मूला तो आता ही सबको ना, ये रहा 1 प्लस मतलब cos 2a अपॉन 2 किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर है। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं, cos स्क्वायर मतलब इसकी cos स्क्वायर 1 अपॉन 2 पाई। तो ये मेरा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, a माइनस ए प्लस बी बराबर आ रहा है कैपिटल ए और 2 cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा मैं इसको बोल रहा हूं, या देखा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन ए,
कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन ए, इसका स्क्वायर करना ना भूलें। और फिर क्या था, -1 था, ये देखिए -1 था। अब ये इक्वेशन बन रही है, इससे हमें क्या निकालना है, कैपिटल ए। कैलकुलेशन है, फटाफट हम अब आंसर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट पहले खोलते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर -2 कैपिटल ए स्मॉल ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए बचेगा, और फिर -1 ए आएगा। तो इसको इधर ले आइए, ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए आ गया, -a प्लस बी आ गया, ब्रैकेट खोल देते हैं, है ना। तो एक 2 इधर ले आते हैं, नीचे 2 ले आते हैं ये, अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो आ जाएगा a प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए -2a अपॉन कैपिटल ए। इस पर ये तो कटेगा, -2a आ गया। अब यहां पर क्या आ रहा है, a माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, राइट साइड में आ रहा है a प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए -2a, तो ये a से a भी कटा। इसको इधर ले आइए, तो 2a माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए। कैपिटल ए चाहिए था, तो एलसीएम लेंगे यहां पर, याद आएगा 4 - 1 3a, तो 3a माइनस बी अपॉन 2, और ये ए स्क्वायर ऊपर रख देते हैं, हाँ ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3a माइनस बी, और एक अपॉन 2 था, तो ये आ जाएगा ऐसे 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन जो है यहां पर फिर से बन गई, लेकिन जो फिजिक्स है वो इन दो इक्वेशनों में आपकी खत्म है। तो अगर ये दो इक्वेशनें आपको समझ में आ रही हैं तो आपकी जो फिजिक्स है यहाँ पर खत्म है, बाकी सब कुछ मैथ्स था। तो आप एनएससीपी 2020 के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्वेश्चन के अंदर देखिए फिजिक्स लगानी हमें आनी चाहिए, और बाकी जो है फिर उसके बाद मैथ्स ही रहता है। क्या फिजिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, फिर से देखिए ये सारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये कहाँ से होती है, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये याद रखना है कि ये फ्रॉम मीन पोजीशन होती है, तो ये मीन पोजीशन से हमेशा डिस्टेंस होता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑलवेज। तो ऑलवेज डिस्टेंस इज फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये याद रखना। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, ये करेंगे। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज लोकेटेड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड, दिस u0 and a are constant, which of the following statement is are correct। देखो ux दे रखा है आपको, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। क्या है वो, u0 और फिर 1 माइनस कॉस ax दिया हो, 1 माइनस कॉस ax, ऐसा कुछ। तो अब देखिए सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए कि फोर्स निकालें। तो देखिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास ये रिलेशन होता है। अब ये चैप्टर कौन सा है, वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी के अंदर ये चीज कर रखी है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से वहां से आता है। तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या होगा कि मैं फोर्स निकाल लेता हूं। तो आइए देखिए फोर्स निकालते हैं, तो माइनस डी यू एक्स अपॉन क्या डी टी, तो यू नॉट तो कांस्टेंट ही है, माइनस का प्लस हो जाएगा, यू नॉट कॉस का हो जाएगा साइन ए एक्स, और एक ए मल्टीप्लाई भी होगा, और एक फिर कॉस की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक माइनस भी आने वाला, और एक माइनस बाहर भी था, तो चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स आ रही है। अगर ए एक्स इज स्मॉल तो हम साइन ए एक्स को क्या रख सकते हैं, ए एक्स रख सकते हैं। तो मेरे पास बच्चों फोर्स क्या आ रही है, माइनस ए स्क्वायर यू नॉट एक्स आ गई, और मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स के साथ, तो मेरे पास फोर्स कांस्टेंट भी आ चुका है, और वो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है क्या, ए स्क्वायर यू नॉट बच्चों, यूनिट बच्चे भी, अरे नहीं ए स्क्वायर यू नॉट। अब आइए जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही।
द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज x इक्वल टू 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब फोर्स हो जाए 0। तो फोर्स 0 कहां पर हो रही है? ओरिजिन पर हो रही है। तो यानी कि ये भी बात इसने बिल्कुल सही कही। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। और k की वैल्यू अभी हमने निकाली है a स्क्वायर यू नॉट। तो यहां पर मैं a स्क्वायर यू नॉट डाल दूंगा। तो देखिए क्या यही है सर? बिल्कुल यही है। तो आंसर ये भी सही है। और द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज दिस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा की बात कर रहा है। तो रूट k बाय m उसका फॉर्मूला होता है। k हमने अभी निकाला कितना? a स्क्वायर यू नॉट और डिवाइड बाय क्या कर दिया? m। क्या यही दे रखा है? बिल्कुल यही दे रखा है। तो आंसर इसके अंदर सारे के सारे आ गए। 2020 में सवाल आया हो। चलिए फिर आगे। तो आगे क्या है? नेक्स्ट एक और सवाल करके दिखाएंगे। क्या है? लॉग टी या वर्सेस कर लो। log a graph for a non-linear oscillator is shown below, assuming the constant to have appropriate dimensions. The relationship between time period t and amplitude t can be expressed as। देखिए ये सवाल जो है बच्चों वाला सवाल। करना क्या है इसके अंदर सर? अब देखिए यहां पर y एक्सिस पर क्या है? log t और x एक्सिस पर क्या है? log a। तो इसका जो है ना स्लोप निकालने की कोशिश करें। देखिए ये 2 है, नहीं ये 2 है, नीचे वाला ये 2 है, तो ये 3 हो गया। ये 6 है तो ये 7 हो गया। तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है, जिसको मैं ऐसा करता हूं, डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। नहीं दिखेगा क्योंकि कलर अब दिखेगा, है ना? इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं, इसके ऊपर। तो अगर इस पर फोकस करेंगे तो देखिए हाइट आपको यहां पर मिलेगी कितनी? 3 और 7, ये 4। बेस कितना मिल रहा? देखो बेस मिला 2, तो स्लोप आ गया। तो यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि जो रिलेशन है लॉग, जैसे y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2x प्लस कॉन्स्टेंट दे रखा है। ये कॉन्स्टेंट जो है वो 3 है। तो यानी कि यहां पर है log t, ये है 2 log a और ये है 3, ऐसा कुछ दे रखा है ना? तो log y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अब बोल रहा है कि बताइए द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इनमें से कैसा रिलेशन हो सकता है? तो आइए जरा इसको देखिए। यहां पर log t है तो इसको आप लिख सकते हो log a का स्क्वायर, और ये 3 है तो इसको लिख दो log 1000, क्योंकि बेस क्या है 10। 10 की कितनी पावर करेंगे? 1000 आए 3। और यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log t बराबर आ रहा है log a स्क्वायर इंटू क्या? 1000। तो अब आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो टाइम पीरियड है वो a स्क्वायर इंटू दिस 1000 कुछ इस प्रकार से वेरी कर रहा है। खत्म भैया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो तभी बोला बच्चों ने सवाल। तो आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में बच्चों लीनियर रिलेशन है log t और log a के बीच में। तो मैंने क्या करा, उससे एक इक्वेशन बना ली, y इक्वल टू mx प्लस c, और y की जगह पर मैंने डाल दिया है क्या? मैंने log t डाल दिया है टू द बेस 10, ये 10 बेस होगा, और x की जगह पर मैंने डाल दिया है log a। क्यों डाला है? क्योंकि ग्राफ के अंदर देखिए यहां पर log t है, यहां पर log x है, सॉरी log a है, और फिर इंटरसेप्ट 3 था तो उसको ऐसे लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं। तो एनएससीपी का सवाल आपने देखा किस प्रकार का आया। नेक्स्ट एनएससीपी का सवाल देखते हैं। पेंडुलम इज मेड बाय यूजिंग अ थ्रेड ऑफ लेंथ 300 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको दे दी गई है 3 मीटर। अ स्मॉल स्फेरिकल बॉब, मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम। It is suspended from a point S. The bob is pulled from its position of rest at O to point A so that the linear amplitude is 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए यहां से एक पेंडुलम जो है वो हैंगिंग पोजीशन में था, और हैंगिंग पोजीशन में इसकी जो हाइट दे रखी है ये 3 मीटर है, और फिर क्या करा, इसको थोड़ा सा नन्ना हल्का सा, इसको हमने क्या करा, हल्का सा मूव करा दिया।
तो हमने हल्का से जो मूव कराया वो 25 सेंटीमीटर यानी कि 1/4 मीटर मूव कराया, 25 सेंटीमीटर कराया। द एंगुलर एम्पलीट्यूड इन रेडियन एंड द पोटेंशियल ऑफ द बॉब इन जूल एट ए आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहां पर आप समझदारी दिखाइए, रेडियन जो है ना वो अलग अलग दे रखे हैं सभी ऑप्शन में। तो अगर सभी ऑप्शन में रेडियन अलग अलग दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये सिंपल सा है कि आपको सिर्फ एंगल निकाल लेना चाहिए, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा टीचर ओ वैसे कैसे बच्चे। तो आप जो है चालाकी करें, रेडियन में बस एंगल निकाल लें। एल इक्वल टू आर थीटा होता है, तो ये एल होगा, ठीक है, ये एल होगा, ये आर होगा। एल की वैल्यू 1/4, आर की वैल्यू कितनी है 3, और ये रहा थीटा, तो थीटा की वैल्यू 1/12 आ रही है, 1/12। तो 1/12 अब पॉइंटों में निकालना है तो कितना होगा, तो ये हम देख लेते हैं। तो 0 पॉइंट लगाया, फिर एक पॉइंट लगाने से 10 आएगा, फिर 0 लगाओगे तो 100 आएगा, तो कुछ 8 फिट, ठीक है ना, 8 फीट। अच्छा सॉरी यहां पर ये बी और मैंने देखा नहीं, डी तो सेम है, तो चलो आंसर तो आ गया हमारे पास बी और डी में, तो 0.08 आ रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी mgh, और h हो जाएगा r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो mgr1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इज द 2 साइन स्क्वायर इज द साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, थीटा छोटा है तो याद आएगा 2mgr थीटा का स्क्वायर बाई 4, थीटा छोटा तो इसने इस तरह से लिख दिया, तो आ गया mgr/2 इंटू थीटा स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लो, m की वैल्यू दे रखी है 0.1 यानी कि 1/10, g की वैल्यू 10, r की वैल्यू 3 दे रखी है, नीचे 2, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली 1/12, तो 1/12 इंटू 1/12 क्या आ रहा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 कट गया 3 अपॉन ये 3 भी कट गया, 4 आ गया नीचे, तो 1 4 2 जा ये आ गया 1, और ये 4 आ गया, 4 2 जा 8, और 12 इंटू 8 कर दीजिए, 1/96 कुछ आ रहा है। 1/96, 1/96, 1/100 अप्रॉक्स, तो बी आ जाएगा। तो सिली मिस्टेक एक हुई थी, क्या सिली मिस्टेक हुई थी कि मैंने यहाँ पर देखा कि रेडियन में सबका एंगल अलग रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि एडिट मार लो, लेकिन नहीं, सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हाँ भाई जैसा टीचर ओ वैसे कैसे बच्चे, तो जैसे बच्चे वैसे कैसा टीचर। तो आप भी सिली मिस्टेक करते हैं, तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने सिली मिस्टेक करने के बाद एक स्क्वाड लगाया, तो इसलिए आप भी जब भी कभी सिली मिस्टेक करें तो स्क्वाड लगाया करें, उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भैया ये मिस्टेक दोबारा से नहीं करनी है, ठीक है। तो आंसर तो निकाल ही लिया, कोई मेरा ध्यान जो इस पे था तो मैंने कहा यार ये तो वही है, मेरे को शुरुआत में लगा कि अरे ये तो सब कुछ अलग दे रखे, तो एंगल तो अलग दे नहीं रखे थे। अब ये पोटेंशियल ये कैसे आई, ये तो भैया क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बड़ा एंगल दिखाता हूँ कि अगर ये देखिए कुछ हाइट पर ये जाता है, ये देखिए कुछ हाइट पर जाता है, ये थीटा होता है, तो ये डिस्टेंस कितना आता है, ये आर कॉस थीटा होता है, और ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये आर होती है, फिर ये वाली हाइट आप देख रहे हैं ये आर माइनस आर कॉस थीटा होती है, तो मैं इसको r1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। बोलो भैया खुश हो, क्लियर है ना, तो अब ये भी क्लियर है, आ गया आंसर, खुश, आ गया आंसर, खुश, और खुश हो गए नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एनएससीपी का सवाल, क्या कह रहे हैं, two simple pendulum of length 1.44 and 1 meter start swinging together in the same phase, मतलब एक ही साथ, the two will be in the phase again, तो पहले लगा टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट लेंथ होता है, तो एक t1 कह दो, l1 कह दो, t2 कह दो, l2 कह दो। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन क्या g,
ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्म। अब आप यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है ये देख रहे हो, तो पहले वाला जो है वो क्या है 1.44, तो अंडर रूट ऑफ 1.44 और ये प्रोपोर्शनल टू 1, और ये देखिए रूट लेंगे जो 144 12 का होता है, तो ये एक तरह से 1.2 आ जाएगा। 144 इज स्क्वायर ऑफ 12 ना, तो ये 1.2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 144/100 कर दूंगा, 12/10 आ जाएगा, तो 1.2। तो अगर ये मान लीजिए x है, एक तरीके से ये क्या हो जाएगा 1.2x हो जाएगा, इसको x बोलते हैं। तो ये देखिए ये दोनों क्या थे, सेम फेज में थे। कह रहा है कि दोबारा से ये सेम फेज में कब आएंगे, मतलब जैसे पहले वाले का टाइम पीरियड मान लीजिए x है, तो दूसरे का जो है 1.2x है, तो दोबारा से ये सेम फेज में कब आएंगे। तो देखिए इन दोनों का एक एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब 1.2x इंटू समथिंग शुड बी x इंटू न्यू समथिंग, जो अदर समथिंग। ये कैसे मैंने कहा कैसा है, मैंने कहा देखिए जो भी टाइम होगा आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो, तो जब मान लीजिए वो फिर से सेम फेज में आए हैं, तो सेम फेज में तभी वो आ पाएंगे जब पहले वाला भी कुछ ऑसिलेशन कर लेगा, दूसरे वाला भी कुछ ऑसिलेशन कर लेगा। क्योंकि जैसे देखिए ना दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुए, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट हुए लेकिन एक पहले जल्दी पहुंच रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखिए एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट हुए, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जल्दी पहुंच गया और फिर वो वापस आने लगा, फिर ये बाद में पहुंचा। तो हम चाहते हैं दोबारा से वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे, तो पहले वाले के ऑसिलेशन कितने हो गए, समथिंग m मान लो, दूसरे के कितने हो गए, समथिंग n मान लो। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई, ये एक्स एक्स कट रहा है, यानी कि 12/10m बराबर होना चाहिए, इसको n बोल दिया है, इज इक्वल टू n, मतलब 12m शुड बी इक्वल टू n इंटू 10। तो कौन सी वैल्यू m और n की, इसको मिनिमम वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6m बराबर आ रहा है 5n। देखो मेरे को यहां पर दिख गया m की वैल्यू बच्चों क्या हो 5 और n की वैल्यू क्या हो 6, ये इसे सेटिस्फाई कर रही है मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब m की वैल्यू 5, यानी जिसकी लेंथ बड़ी है वो कम से कम 5 ऑसिलेशन करेगा। अब 5 ऑसिलेशन करेगा, हाँ करेगा 5 ऑसिलेशन, तो अब वो हम देख लेते हैं टाइम कितना लगा। The two simple pendulum of length this and this are swinging together in same phase. The two will be in the phase again after a time of. तो आंसर हमारे पास आ गया 5 टाइम्स ऑफ दिस। जब ये थोड़ा वैल्यू रख लेते हैं, ये 1.2 है ना, इसके बाद T2 ले लेते हैं, 6 आ रहा है। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 6 T2 आ रहा है। अब T2 की वैल्यू क्या है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, ये आंसर आ रहा है मेरे पास। तो 12 पाई की वैल्यू 22/7 और फिर रूट 1/10, ये कितना आएगा भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी इसमें। तो रूट 10 है, उसको मैं चलो ऐसा करूं, क्या करूं 3 ले लेता हूं, 3.3, तो थोड़ा सा 3 ले लेता, ये 4 आ गया, ये 88 आ गया, 88/7, तो ये आ गया 1 2 पॉइंट समथिंग। देखिए भैया आंसर क्या आ रहा, आ गया भैया सी आ गया 12 सेकेंड। तो आंसर आ चुका है 12 सेकेंड आ चुका है। तो एक बार समरी ले लीजिए इसकी। तो हमने यहां पर देखिए क्या करा है, हमने यहां पर बोला कि भाई दो पेंडुलम हैं, वो सेम फेज में थे शुरुआत में, तो दोबारा से वो सेम फेज में आ रहे हैं किसी टाइम टी पर। तो उस टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उसी टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम तो सेम है दोनों के लिए ना भाई साहब। अरे हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ जी यही बात है। फिर हमने क्या करा, मिनिमम वैल्यू निकाली, कोई मिनिमम टाइम निकालना आफ्टर विच दे आर कमिंग अगेन इन फेज। So the two will be in phase again after a time of, तो मिनिमम टाइम हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, दिस शुड बी द मिनिमम टाइम, ठीक है। the two will be in phase again after a minimum time, ठीक है। तो ये मिनिमम शब्द यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं इस्तेमाल करा तो 24 भी आंसर फिर हो सकता था, ठीक है ना। तो इसलिए मिनिमम टाइम इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो 12 हम जो इसको यहाँ पर आंसर देने वाले हैं। तो हमने देखा कि भैया यहाँ पर
एक के 6 ऑसिलेशन और दूसरे के 5 हो रहे हैं, तो जिसके 6 हो रहे थे तो उसकी थोड़ी कैलकुलेशन मेरे को आसान लगी, मैंने करा, 12 सेकंड आगे आंसर आ गया। आगे आगे बढ़ो, आगे 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 आगे। नेक्स्ट, vertical spring of length L naught and a force constant K is stretched by L when mass M is suspended from the its lower end। यहां पर ये देखिए पेंडुलम है, पेंडुलम नहीं सॉरी स्प्रिंग बैलेंस है, और इसको हमने लटकाया। अब जैसे ही लटकाते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है भाई, ठीक है। तो वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ लेंथ L नॉट, ये देखिए इसकी लेंथ थी L नॉट, एंड फोर्स कांस्टेंट K स्ट्रेच्ड बाय L, ये L से स्ट्रेच हो गई when a mass M suspended from its lower end। तो mg नीचे लगा और ऊपर की तरफ KL फोर्स लगा। बाय पिलिंग नहीं होना चाहिए, पुलिंग होना चाहिए भाई। बाय पुलिंग द मास डाउन अ लिटिल द सिस्टम इज लेफ्ट ऑफ टू ऑसिलेट द टाइम पीरियड ऑसिलेशन। तो यार ये तो वही है, टाइम पीरियड 2/m/k ही होगा। तो क्या सवाल पूछता है एनएससीपी भाई 2018 में? हल्का सा मान लीजिए इसको अगर नीचे ले भी गए, तो पहले ऐसा करो, ये KL की वैल्यू निकालो, तो KL की वैल्यू mg होगी, है ना। अब मान लीजिए इसको हल्का सा आप नीचे ले भी गए, तो जो नेट फोर्स आएगी वो लिखनी है हमें, वो नेट फोर्स KX के बराबर ही आ जाएगी। देखिए कैसे, अब ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगी K L प्लस एक्स, और नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगी mg। जरा नेट फोर्स लिखें यहाँ पर, तो जब आप नेट फोर्स लिखेंगे तो आएगा क्या, K L प्लस एक्स माइनस क्या mg। जब आप इसको खोलेंगे तो जाएगा, देखिए KL प्लस KX माइनस क्या mg, तो ये mg और KL क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ KX, तो सिर्फ और सिर्फ KX बचा। तो यहां पर आपको बस दिख गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट ही फोर्स कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। अब यहां पर k की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए k की वैल्यू क्या होगी, अब k की वैल्यू होगी mg/l। तो देखो ये m है, ये क्या आ गया mg/l आ गया, तो k की वैल्यू क्या है mg/l, mm कट गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खत्म 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 खत्म, फिनिश, टाटा। तो देखिए खत्म हो चुका है, के एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस एम जी। तो इसने बोला कि एक्स नॉट यानी कि mg/k, और यहां पर m/k, हाँ बस यही है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो सिंपल बच्चा वाला सवाल, k की वैल्यू जो है ये डाल दी। कई बार ऐसे बोलते थे सर ये तो आता ही था, मैंने कहा कैसे सर, पेंडुलम का टाइम पीरियड तो फॉर्मूला होता है ना 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। बोलना दियो, ये पेंडुलम नहीं है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस और पेंडुलम में फर्क होता है जमीन आसमान का। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल। So when a body is suspended from a fixed point by a spring, the angular frequency of its vertical oscillation is given by this। तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ k/m, या k1/m, अंडर रूट ऑफ k/m होता है। When the different spring is used, the angular frequency is omega 2। लो भैया बच्चों वाला सवाल, डिफरेंट स्प्रिंग इज यूज, लो भैया k2/m। और बोलो भैया, और बोलो भैया, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन द बोथ द स्प्रिंग्स आर यूज्ड टुगेदर इन सीरीज। अगर सीरीज में यूज करेंगे तो ये k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 ये हो जाएगा। तो बता दो ओमेगा और इसमें सब में क्या रिलेशन है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 वगैरह में क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 3 इक्वेशन हमने बना ली, हमें बस ओमेगा निकालना है। कैसे करें सर, हमें तो इक्वेशन दिख गई है लेकिन आंसर पता नहीं चल रहा कैसे निकालें। तो आप यार यहां से k1 लिख लो ना, k1 क्या आ रहा है m ओमेगा 1 का स्क्वायर, यहां से k2 लिख लो ना, क्या आ रहा है m ओमेगा 2 का स्क्वायर। और अब ओमेगा को लिख लो, या ओमेगा, दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर क्या है
K1 K2 अपन K1 प्लस K2 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन K1 1 प्लस 1 अपॉन K2 ऐसे लिख लो, और यहां पर क्या आ गया, मास आ गया, ठीक ना। 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एलसीएम लीजिए ना, तो K1 प्लस K2 ऊपर K1 प्लस नीचे K1 प्लस K2 आ जाएगा, ऊपर K1 K2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं K1 K2 की वैल्यू रख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 यानी कि m ओमेगा 1 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा m ओमेगा 2 का स्क्वायर, और यहां पर m है, देखिए m से m कैंसिल भी हो गया। अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास 1 अपॉन ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर आ रहा है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, खत्म। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, एलसीएम लेके ना यही आ रहा है, सी आ रहा, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, खत्म। आगे लो भैया, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, ये तो कराया हुआ है। पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी f, द फ्रीक्वेंसी एट विच काइनेटिक एनर्जी वेरीज 2f। करवा रखा है, पिछले लेक्चर में करवा रखा है। क्या एनएससीपी 2017 का सवाल देखो, बच्चों वाला सवाल आ रहा, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट करेंगे। Particle rest in equilibrium under two forces of repulsion whose center are at a distance of a and b from the particle. The forces vary as the cube of the distance. देखिए, एक पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स 0 है, अंडर द टू फोर्सेस रिपल्शन, मतलब दोनों रिपल्सिव फोर्सेस हैं, whose center are at a distance of this and this, मतलब ये एक यहां से फोर्स आ रही है, ये है ए, और एक फोर्स यहां से आ रही है, वो है ये डिस्टेंस बी। मान लो ये चिंटू है, ये पिंटू है, तो पिंटू भी फोर्स लगा रहा है और चिंटू भी फोर्स लगा रहा है, दोनों रिपल्सिव हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट जो है ये फोर्सेस लग रही है, ऐसे एक पर और एक पर ऐसे, इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। द फोर्सेस वेरी एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। The forces per unit mass are K and K1 respectively. ठीक है। If the particle will be slightly displaced towards one of them, the motion is simple harmonic with time period equal to. क्वेश्चन को समझना है कि दोनों फोर्स रिपल्सिव है। अगर थोड़ा सा इसको राइट साइड लेके जाते हो तो राइट साइड वाली फोर्स बढ़ जाएगी, यानी कि रिपल्सिव फोर्स है तो राइट साइड वाला जो चिंटू है वो फोर्स लगा रहा था वो बढ़ जाएगी, तो इससे ये वापस ओरिजिन की तरफ आना चाहेगा। तो ये चीज तो हमें साफ साफ पता चल रही है कि हाँ यार ये ऑसिलेशन तो करेगा। तो आपने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, और उसकी वजह से ये जो फोर्स है उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो आप एक तरीके से निकालना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन, गुड सर, गुड आंसर बताओ सर, बता रहे हैं यार। ये देखो, ये डिस्टेंस आपको बी दिया है और ये डिस्टेंस आपको ए दिया है। अब पार्टिकल को थोड़ा सा मूव करा दीजिए, किधर करा दीजिए, राइट साइड करा दीजिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, b माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस एक्स हो जाएगा। अब जिसकी वजह से ये जो फोर्स है उसके अंदर एक चेंज आ जाएगा। अभी फोर्स के अंदर जो चेंज आएगा वो हम कैसे निकालें सर? तो देखिए, मेरे पास जो टेक्निक है, जो थोड़ा आसान मेथड है, वो ये है कि आप फोर्स को क्या लिखोगे, के एम, फोर्स पर यूनिट मास इज के, मतलब F1 को लिखोगे K1, या फिर एक जो F1 था उसके लिए K यूज कर लेते हैं, और डिस्टेंस क्या था, a क्यूब। जो दूसरा है हमारे पास वो K2 लगा रहा है, तो पहले वाले से डिस्टेंस एट ए एंड बी, द फोर्स वेरी एट द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, द फोर्स पर यूनिट मास आर के एंड रिस्पेक्टिवली, मतलब जिसका डिस्टेंस a है उसके लिए k है, और जिसका डिस्टेंस b है तो उसके लिए k1 है। तो आप इस प्रकार से जो है फोर्सेस को लिख सकते है ना। मेरे को देखो मतलब किससे, मेरे को मतलब है कि यार अगर मैं इस a को चेंज करता हूं तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। लेट अस सपोज कोई फोर्स है हमारे पास ऐसे अल्फा बाय एक्स क्यूब है, तो इसके अंदर df देखो जरा क्या है, df
डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब df बाई dx बताओ क्या है, क्या देगा -3 अल्फा अपॉन x की पावर 4। इसका मतलब पता क्या बच्चों, ये देखो बेसिक, ये डिफरेंशिएट तो कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन तो आती है, तो अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x चेंज होता है तो फोर्स चेंज होगी। अभी अगर x को आप बढ़ाओगे मतलब आपका डिस्टेंस ये बढ़ेगा तो ये फोर्स जो है वो कम होने वाली है, इसका मतलब ये है। क्लियर है? अब देखो जरा मैं बताना क्या चाह रहा हूं, देखो यहां पर कलर कोडिंग रख लेते हैं, ये है एक कौन, चिंटू। चिंटू फोर्स लगा रहा था इधर की तरफ, ये लगा रहा था लेट अस सपोज कितनी, F2 लगा रहा था। अब वो जो फोर्स है वो हो जाएगी F2 प्लस DF2, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि इसके पास में आया। और जो पिंटू है, ये रहा पिंटू, ये रहा पिंटू, वो फोर्स लगा रहा था कितनी, F1 लगा रहा था, दोनों शुरुआत में बराबर थी, लेकिन अब वो जो फोर्स लगाएगा वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, DF1, है ना। अब इसकी नेट फोर्स कितनी होगी हमें उससे मतलब है, देखो यहां पर नेट फोर्स निकालो, कौन सी बड़ी होगी, शाबाश चिंटू वाली, तो चिंटू वाली फोर्स लिख लो F2 प्लस DF2, और पिंटू वाली फोर्स को माइनस कर दो, F1 माइनस क्या DF1, एक बड़ी है और एक क्या हुई है, कम हुई है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये आ जाएगी F2 माइनस F1 प्लस DF2 प्लस क्या DF1, यहां पर फिर से बोल दूं मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, तो ये हमने मान लिया कम हो रहा है, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि तो बराबर थे भाई, तो एक तरीके से ये क्या आ जाएगा DF2 प्लस DF1 ही आ जाएगा। अब DF2 लिख लो, DF2 लिखोगे तो उसके लिए क्या आएगा, -3 अल्फा, अल्फा तो ये है ना बच्चों K'(m) अपॉन क्या BQ, लेकिन अब यहां पर क्या आ जाएगा B की पावर 4, और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी हमने मानी है dx, ये माइनस का प्लस कर दीजिए क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, एक बड़ा है और एक कम हुआ है, दोनों को ऐड करना। इसी तरीके से अब आप बताना DF1 क्या होगा, शाबाश, आई नो दैट यू कैन डू इट, आई हैव फेथ ऑन यू, कर सकते हैं, बताइए रहा, बोलिए, 3 अल्फा KM, अल्फा क्या होगा KM डिवाइड बाय A की पावर 4 और साथ में dx, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये आ गया, तो ये जो dx है ये असल में क्या है, इसको dx ही मान लो ना, तो मान लो dx, इसको भी मान लो dx, अब मानो कि ये हल्का सा डिस्प्लेस कितना करा dx, तो अब मेरे पास नेट फोर्स आ चुकी है, तो मैं टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकता हूं, है ना। तो अब देखिए नेट फोर्स आ चुकी है और k भी आ चुका है, एफ नेट जो है वो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3m ब्रैकेट में देखिए k' अपॉन क्या था b की पावर 4 और प्लस k अपॉन क्या a की पावर 4, 3m कॉमन ले रखा है तो k' प्लस और नीचे dx साथ में आ रहा है, और ये हमारे पास नेट फोर्स है। अब मुझे बताओ ये क्या है, तो ये तो नेट फोर्स, वेरी गुड भाई, और ये क्या है, फिर dx, अरे भैया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स चल रही है, दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ये रही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे में बच्चों ये जो चीजें आती है ना यहाँ पर, ये पूरी चीजें, ये चीजें क्या होती है बताओ, ये चीजें क्या होती है, चीजें इज फोर्स कांस्टेंट, तो आपको फोर्स कांस्टेंट मिल चुका है, तो अब टाइम पीरियड बहुत आसानी से लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाय दिस फोर्स कांस्टेंट, दिस इज 3m k' अपॉन b की पावर 4 प्लस k अपॉन a की पावर 4, तो दिस शुड बी दी आंसर। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूं, बता देता हूं कौन सा ऑप्शन सही है, 3D ऑप्शन देखिए ना, डी 2 पाई m से m तो कट ही रहा है हमारे पास,
और नीचे रूट में क्या आएगा 3k/a⁴ और k'/b⁴। बिल्कुल भैया, डी जो है मैच कर रहा है। डी मैच कर रहा है, k' के नीचे जो है b⁴ और c भी मैच कर रहा है आई थिंक। ना c में तो 3 नहीं है। हाँ, तो डी हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने देखा कि अच्छा क्वेश्चन था और इस पर स्टार लगा लीजिए। अगर आपने किया तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम ट्रैक कर पाए कि भैया कौन सा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को खुद कर लेता है। तो ये थोड़ा मतलब कहिए कि 2017 में थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये था। लेकिन देखिए, अच्छे लेवल का भी हो, लेकिन जिसके देखिए बेसिक बने हुए हैं उसको तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। उसके बेसिक बने हुए हैं, उसको पता है यार ऐसे हो जाएगा आसानी से। क्योंकि मेरे को करना क्या है, हल्की सी डिस्प्लेसमेंट करनी है, नेट फोर्स लिखनी है और उसको कांस्टेंट इनटू एक्स के साथ कंपेयर करना है, वो कांस्टेंट निकालना है, इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। और वो आ गया तो टाइम पीरियड आ गया, बात खत्म, फिनिश, टाटा। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंपल पेंडुलम हैज अ बॉब ऑफ मास m एंड लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. The string is replaced by a uniform rod of mass m and the same length. The time period of pendulum is. ये तो अभी कराया था, करवाया दिया। ये रॉड वाले केस में अभी मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है ना, कि अगर आप इस रॉड के लिए टाइम पीरियड निकालते हो तो टॉर्क लिखना पड़ता है। दिखा देता हूं आपको, आज ही कराया है। आज क्या मतलब, आज के लेक्चर में ये रहा। तो 2π√, ये रहा 2/3 है, तो 2/3 आना चाहिए। तो 2/3, हाँ ये रहा डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो करवाई रखा है, क्योंकि इसके अंदर यहां पर आप हल्का सा इसको जब आप टर्न करते हो तो टर्न करने के बाद mg का टॉर्क लेना पड़ेगा। जब mg का टॉर्क लेंगे और फिर उसको k थीटा के साथ कंपेयर करेंगे और फिर जाके आप आंसर निकालेंगे, डी आएगा। करवा रखा है। आगे नेक्स्ट ये करके दिखाइए, अरे एनएससीपी के सवाल है। द डायग्राम शोज एन ऑसिलेटिंग ब्लॉक connected by two identical springs of frequency oscillation can be increased substantially by। अच्छा, आइडेंटिकल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है मतलब जुड़ा हुआ है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से तो नहीं बढ़ेगी। फिक्सिंग एन एक्स्ट्रा मास टू द ब्लॉक, मास बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए क्या है, 2π√m/k। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/2π√k/m। अगर आप m को बढ़ाओगे, m बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आइए जरा आंसर देखते हैं। तो ये तो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड का पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो फोर्स किस तरह से लग रही है उस पर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा मास से भी नहीं हो रहा, यूजिंग सॉफ्टर पेयर ऑफ स्प्रिंग यूजिंग हार्डर पेयर ऑफ स्प्रिंग। देखिए, अगर आप सॉफ्टर यूज करते हो तो वो स्टिफनेस उसका ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। अगर हार्ड यूज करोगे तो उसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, यानी कि के ज्यादा होगा। जैसे रेलवे के जो शॉकर्स होते हैं वो भी स्प्रिंग होते हैं, उसका के बहुत बहुत हाई है। और जो टिक टिक वाला पेन होता है उसका जो स्प्रिंग है वो भी तो एक स्प्रिंग है, उसका जो के होगा वो क्या होता है, कम होता है। तो ये रिजेक्टेड, ये सिलेक्टेड है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो के होगा दैट विल बी मोर और फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। तो देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पढ़ने हैं और आंसर निकालने, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं। आगे आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ एल, एक मेटेलिक वायर है और उसकी जो है लेंथ आपको दे रखी है। is held between two supports under some tension. The wire is cooled through a theta degree. Let y be the Young's modulus, rho be the density, and alpha be the thermal coefficient. Rho density है, alpha be the thermal coefficient, और y भी दे रखा है, Young's modulus भी दे रखा है।
coefficient of linear expansion of the material of the wire. Therefore, the frequency of the oscillation of the wire varies as frequency of oscillation of the wire. तो वायर जो है अगर उसको हम ऑसिलेट करवाते हैं तो जो वायर का K होता है उसका फॉर्मूला होता है YA/L, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये K का फॉर्मूला है। आपने क्या करता, ठंडा कर दिया इसको तो उससे कुछ एक्सटेंशन वगैरह आ गई, K जो है वो तो इसी पर अल्टीमेटली डिपेंड करता है। और यहाँ पर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी दे रखा है और ऑप्शंस के अंदर टेम्परेचर का चेंज भी दे रखा है। तो ऐसे सोच लीजिए जो K है वो Y पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/2 अंडर रूट ऑफ K/M होती है, तो रूट K पर तो डिपेंड करेगी, यानी कि रूट Y पर तो डिपेंड करेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वायर वेरीज एज, ये तो होगा ही होगा क्योंकि देखिए Y पर डिपेंड कर रहा। अब एरिया जो है, एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए कि इनिशियल एरिया लिख रहे हो, इनिशियल लेंथ लिख रहे हो और लेट अस सपोज ये इनिशियल K है, तो जो फाइनल लिखोगे तो वो होता है A0 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर का चेंज, और मतलब सॉरी 2 अल्फा आता है यहाँ पर, और ये आता है हमारे पास अल्फा डेल्टा टी। भाई पहले ये बताओ, ये प्रॉपर्टी तो सॉलिड कर रखा है ना, कर रखा है तो आप समझ पाओगे, अदरवाइज तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और कुछ है नहीं। ये एरिया के चेंज का फॉर्मूला इसमें एरिया में ऐड कर दिया, लेंथ के चेंज का फॉर्मूला लेंथ में ऐड कर दिया। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चैप्टर के अंदर है। तो यहां पर देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और लेंथ के आ रही है नीचे, लेकिन रूट में आएगा, रूट में आएगा, ये भी नहीं। ऊपर अल्फा आ रहा है, नहीं आ रहा भैया। डेंसिटी नीचे आएगी, हाँ डेंसिटी नीचे आ जाएगी क्योंकि मास है ना नीचे, लेकिन वो रूट में आएगा, लेकिन नहीं चलेगा नहीं क्योंकि अल्फा तो आ ही नहीं रहा ना, या तो अल्फा आता डायरेक्ट। तो आंसर इसका ए आ रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। आगे नेक्स्ट ये करके देखें। The variation of acceleration with the time for a particle performing SHM along a straight line is as shown in the figure. Acceleration है और यहां पर क्या है, टाइम है। Acceleration with time for a particle performing SHM along a straight line is as shown. The particle has non-zero displacement initially. तो ये acceleration जो होती है वो -ω² होती है। शुरुआत में आप देखें तो यहां पर आपको कुछ एक्सेलरेशन दिख रही है t = 0 पर। तो अगर कुछ एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वो मेन पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होती है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है। तो देयरफॉर द पार्टिकल हैज नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट 1 इज नेगेटिव। तो यहां पर एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ये भी सही है क्योंकि एक्सेलरेशन यार देखो ना पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट 2 इज पॉजिटिव, ये चेक करते हैं। तो पॉइंट 2 पर एक्सेलरेशन क्या है भाई, 0, यानी कि मेन पोजीशन है। अब मेन पोजीशन पर वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करें, तो आप ये देखिए कि जो एक्सेलरेशन होती है वो अगर -ω² है तो दिस इंप्लाइज कि जो एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, क्या होता है, लॉजिक की फूक। अरे सर वेलोसिटी, तो यहां पर स्लोप क्या है, नेगेटिव, लेकिन यहां से सुनिए 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 एक माइनस साइन भी आ रहा है, तो ये भी आपको टेक केयर करना है। जैसे देखिए ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, देखिए बना के दिखाता हूं।
ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिया गया था और ये रहा वो पॉइंट 2। जब आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करोगे तो जस्ट इसका नेगेटिव हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ, मतलब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो। अब इस 2 वाली पॉइंट पर स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब dy by dt इज पॉजिटिव, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट 2 इज पॉजिटिव, तो ये सही है। डी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 3 इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन यहां पर मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो बात तो बिल्कुल सही है यार, सही है, एक्सट्रीम पोजीशन सारा ही सही है, हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, बस तो अब हम क्या करते हैं, डैम्पिंग की थ्योरी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने सारे PYQ कर डाले हैं 2016 से लेकर अब तक जितने भी आ रखे हैं सारे क्वेश्चन हमने कर डाले हैं, तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। डैम्पिंग भी रखा हुआ था तो वो भी देख लेते हैं क्या है डैम्पिंग। तो डैम्पिंग इन SHM, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, एक है यहां पर छत और ये रही एक स्प्रिंग और ये रहा डिब्बा, डब्बा 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 डब्बा। अब ये जो डब्बा है ये स्प्रिंग है तो ये डब्बा है, तो ये जो है मूव करता है हवा के अंदर, हवा के अंदर हवा के पार्टिकल, वाह सर क्या बात कही, हवा के अंदर हवा के पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, इसके मोशन को होने से रोकेंगे, एक फ्रिक्शन लगाएंगे। तो अब अगर इसको फ्रिक्शन लगेगा, जब पेंडुलम को फ्रिक्शन लगेगा तो कुछ ना कुछ क्या होती है, डैम्पिंग। तो डैम्पिंग में क्या होता है, स्लो हो जाता है, SHM जो हो रहा होता है वो स्लो हो जाता है। तो अगर SHM जो है वो स्लो हो जाता है तो अब हम उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे वो देखिए। तो जैसे इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसको हॉरिजॉन्टल भी मान सकते हैं, कभी के लिए मैं ऐसा करता हूं इसको हॉरिजॉन्टल बना देता हूं, तो लो भैया ये रहा हॉरिजॉन्टल बन गया ये, क्योंकि वर्टिकल में एक कांस्टेंट फोर्स आ रही है उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। सॉरी। तो ये रहा हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट ये, और ये रहा हमारे पास मास। तो अब इसके ऊपर जो है फोर्स लग रही होगी नेट -kx, तो स्प्रिंग की वजह से लग रही होगी, और एक -b/v भी आ रहा होगा। तो ये b/v क्या है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट, ये दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग फोर्स। -b/v क्यों लिखा है, कैसे देखिए, देखिए अगर ये राइट साइड जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये राइट साइड जा रहा है, तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो पीछे लगने वाली है, तो नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो ये वाली जो फोर्स होती है स्प्रिंग वाली वो भी पीछे की तरफ लगने वाली है। तो एक तरीके से ये दोनों फोर्सेस क्या है, नेगेटिव ही है। स्प्रिंग की फोर्स जो है वो नेगेटिव बोल रहे हो तो फ्रिक्शन भी नेगेटिव है, अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्लियर है। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी भी ओरिजिन की तरफ है, ऐसे मतलब ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में जो फ्रिक्शन हो जाएगी अलग हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो यानी कि इक्वेशन तब भी ये सही है क्योंकि हमने ये एक जनरल इक्वेशन लिखी है। और जो फोर्स होता है न्यूटन के लॉ के हिसाब से क्या होता है, नेट फोर्स, मा है ना, गिव रिस्पेक्ट, फोर्स इक्वल टू मा गिव रिस्पेक्ट। यहां पर देखिए इक्वेशन क्या बन रही है, मा प्लस बीवी, अरे मा प्लस बीवी बोला है, बीवी, और प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो m d2 x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dv बाई dt और प्लस k इंटू दिस, सॉरी यहां पर इसको dx बाई dt लिखिए, dx बाई dt प्लस k इंटू दिस x इज इक्वल टू क्या, 0। तो देखिए ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, सेकंड यहां पर इसकी डिग्री है 2 डिग्री है,
d2x अपॉन डी टी स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी और ये kx इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है कि ना इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, क्या सोल्यूशन है इसका। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। अल्टीमेटली क्या होता है, तो डैम्पिंग होगी, अल्टीमेटली ब्लॉक ने रुकना है, ठीक है ना, क्योंकि स्लो होता रहेगा, स्लो होता रहेगा और फाइनली आके रुक जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैथ्स का पार्ट है। हालांकि वैसे कई बार मैंने बच्चे जायोलॉजिक बहुत जैसे बोलता हूं तो स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि सर पूरा ड्राइव कर दो, तो मैंने ड्राइव भी करा हुआ, बट अभी हम ड्राइव नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रिजल्ट जो है वो देख लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो अल्टीमेटली एक्स दिया जाता है वो कुछ ए साइन ओमेगा डैश टी समथिंग इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक जनरल सोल्यूशन है। +5 करना चाहें तो कर सकते हैं, +5 जैसे एसएचएम होता है ना, तो वैसा ही कुछ। लेकिन अब यहां पर देख के लग रहा है एसएचएम, बट ऐसा नहीं है। ये जो ए होता है ये कुछ ए नॉट ई की पावर बी टी अपॉन 2m कुछ इस प्रकार से एम्पलीट्यूड इसका जो है कम हो रहा होता है। और जो ओमेगा डैश है ये होता है √k/m माइनस दिस b अपॉन 2m का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट कहां से आए, मैथ्स से आए हैं। हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, तो क्या चीजें हमें पता चली वो मैं पॉइंट लिख देता हूं, सम पॉइंट्स, डैम्पिंग के जो पॉइंट्स जो पता रहने चाहिए। पहला, दिस इज नॉट एसएचएम। व्हाई? बिकॉज एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखिए डिक्रीज का, और इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसको याद करने का देखिए तरीका है, बिट्टू टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे, डबल मोटे हो जाओगे। दिल्ली में एनएसपी में है बिट्टू टिक्की वाला, कंपनी है बिट्टू टिक्की वाला, BTW के नाम से, सच्ची में, ठीक है। तो बिट्टू टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे। ये सेंटेंस याद रखेंगे तो देखिए, बिट्टू टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे, याद रखिए। और यहां पर टिक्की नहीं खाई अब हमें, तो बिट्टू अपॉन डबल मोटे का स्क्वायर, तो ये याद रहेगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, दिस इज नॉट एसएचएम बिकॉज एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ए नॉट ए की पावर, बिट्टू टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड शुड डिक्रीज, जो कि हमें फील आ रही है, तो इसी प्रकार से जो एम्पलीट्यूड कुछ डिक्रीज करता है। ये ए नॉट है, ये एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो ये क्लियर हो गया। एसएचएम क्यों नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरिएबल है। और एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए साइन कुछ ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा डैश प्लस 5। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस बारी चेंज हो गई, कितनी हो गई, पहले √k/m थी, लेकिन इस बारी बिट्टू टिक्की नहीं खाई, डबल मोटे का स्क्वायर, क्योंकि वो तो टिक्की हम खा चुके पहले, अब नहीं खाएंगे, है? खा चुके पहले, अब नहीं खाएंगे। तो इस बारी इसका जो है ग्राफ कोई प्लॉट करने को बोले कि कैसा ग्राफ होगा, तो हम ये कहेंगे कि देखिए एम्पलीट्यूड तो कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो वर्सेस टी, ये एक्स वाई एक्सिस में मैंने एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट दिखाया और एक्स एक्सिस में मैंने टाइम दिखाया। तो वो कुछ अब 5 पे डिपेंड करता है, तो लेट अस सपोज 5 की वैल्यू अभी कुछ रख लेते हैं। तो ऐसा कुछ मोशन होने वाला है, ये है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस प्रकार का कुछ मोशन होने वाला है ना। तो ये डैम्पिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग। ये ग्राफ देख के पता चल रहा है कि डैम्पिंग हो रही है। और ये 12th के अंदर जो रेजिस्टेंस है, LCR सर्किट जो होते हैं उसमें रेजिस्टेंस अगर आती है तो वो भी एक डैम्पिंग करवाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक LCR सर्किट है, अब लेकिन आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, जब पता चल जाएगा तो सुन सकते हो दोबारा। दिव्य शक्ति आपके पास जो LCR सर्किट होता है
उसमें कोई बैटरी वगैरह मत लगाइए, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज रखिए, तो यू विल सी कि वहां पर भी क्या होने वाली है, डैम्पिंग। तो ऐसे ही सेम इक्वेशन वहां पर बनती है, क्योंकि बैटरी है नहीं, कैपेसिटर पे चार्ज था, तो अल्टीमेटली चार्ज जीरो होगा, करंट जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, हीट को लॉस कर रही है। तो वैसे यहाँ पर भी एनर्जी को लॉस करती जा रही है रेजिस्टेंस, तो एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा एनर्जी की लॉस हो रहा है, तो ये कैसे एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी इज डिक्रीजिंग, कोई फ्रिक्शन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ जो है वो एनर्जी डिक्रीज करेगी। एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो काइनेटिक और एनर्जी सॉरी पोटेंशियल को हम सम कर देते हैं, तो हाफ के ए स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये डिक्रीज होने लग जाएगी हाफ के। वैसे हालांकि ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके ही मतलब टोटल एनर्जी को लिख रहे हैं, क्योंकि कईयों के मन में होगा कि सर मीन पोजीशन अगर है वहां पर तो टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे। तो मैं कहूंगा कि यार जब भी एसएचएम हो रहा है, चाहे मीन हो चाहे मीन और एक्सट्रीम के बीच में हो, एनर्जी जो होती है एसएचएम की वो हमेशा ऐसी दी जाती है। तो इसलिए हमें इसमें चिंता नहीं करनी कि सर ए तो ये तो तभी लगाओगे जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला तब भी लगता है जब मेन पोजीशन भी होती। तो ए की वैल्यू क्या थी, ए नॉट ई की पावर बिट्टू टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओगे का स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ये टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं कि इनिशियल है, तो ये आ जाएगी कुछ इनिशियल टोटल एनर्जी ई की पावर बी टी अपॉन एम आ जाएगा, वो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ इस प्रकार से, तो इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं। तो टोटल एनर्जी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ये टी है, ये टोटल एनर्जी है, और ये रहा टी नॉट। इस प्रकार से एनर्जी भी जो है डिक्रीज कर रही होती है। तो इतना हमें डैम्पिंग में पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब डैम्पिंग के साथ एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन का मतलब है जबरदस्ती। ठीक है, जैसे आप एक वीडियो, जब आप क्या देखें, मैं ही दिखा देता हूं या आप ही देख लेना, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है ना, आप देख लेना, टेकोना ब्रिज सर्च मार लेना, तो यू विल सी कि एक वीडियो आएगी जिसके अंदर एक ब्रिज है, और जो ब्रिज है वो हवा चल रही है, और हवा चलने की वजह से ऑसिलेट करने लग जाता है और फाइनली वो टूट जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑसिलेशन, मतलब हवा ने उसको जबरदस्ती ऑसिलेट करवा दिया, रेजोनेंस वहां पर होती है। तो ये रेजोनेंस क्या है, ठीक है, वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर कोई बॉडी है वो ऑसिलेट कर रही है, जैसे ये देखिए ये एक बॉडी है, ये ऑसिलेट कर रही है, तो इसकी एक नाम नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम कुछ बता देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अभी मैं कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, एंगुलर की। तो ये क्या आती है, ये आती है बच्चों अंडर रूट ऑफ के वाई। ये इसकी नेचुरल है, ये अपने आप एम्पलीट्यूड बढ़ाइए कम करिए ये चेंज नहीं होती। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, इस पर जबरदस्ती एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी। कितनी लगा दी, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी, ड्राइविंग, मतलब इस ओमेगा डी से मतलब क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जबरदस्ती। एंड देयर इज डैम्पिंग टू, देयर इज डैम्पिंग, तो डैम्पिंग भी हो रही है बी भी। ठीक है, तो ऐसे में जो इक्वेशन बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है, तो हम यहां पर कहेंगे कि देखिए फोर्स जो होगी माइनस के एक्स माइनस बी भी तो है ही है, लेकिन साथ में एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी भी आ चुका है। अब ये जो फोर्स है, हमें पता मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो अल्टीमेटली क्या लिखने वाले हो, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू क्या, दिस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए, जो कि हम ऑब्वियसली यहाँ पर पिछली वाली जब सॉल्व नहीं करी थी तो हम ये भी नहीं सॉल्व करेंगे, बट हाँ कई बैचेस में मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट अभी के लिए हम नहीं इसको सॉल्व कर रहे। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ये इक्वेशन दे रखी है। तो अब देखिए होता क्या है,
तो क्या होता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं। पहले तो ये आता है कि कुछ एक मतलब कहिए इंटरमीडिएट स्टेज बन रही होती है। उस इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज कहना चाहिए या फिर ऐसा कहिए कि भाई स्टेडी स्टेट आने से पहले, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि जब सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है, स्टेडी का मतलब भी कांस्टेंट होता है। तो एक शुरुआत में स्टेज रहती है ऐसी जिसके अंदर रैंडम सा मोशन हो रहा होता है, मतलब डब्बे को ये नहीं पता चलता कि मुझे अंडर रूट ऑफ k/m से ऑसिलेट करना है नेचुरल से या ओमेगा डी से करना है। जैसे ओपेरा सिंगर्स आपने देखे होंगे, ग्लास जो होता है उसको तोड़ देते हैं चिल्ला के, तोड़ देते हैं। आप ट्राई करेंगे, आपसे होगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो जब फोर्स ऑसिलेशन होता है तो उस फोर्स ऑसिलेशन के अंदर हम जबरदस्ती बॉडी को ऑसिलेट करवाते हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं किससे, ओमेगा डी से। तो फाइनली क्या होता है, सम पॉइंट्स, फिर से व्हाट हैपेंस फाइनली, तो सबसे पहला system will be in random motion for some time, but after some time it will start performing SHM। जी हाँ, SHM फाइनली ये परफॉर्म करने लग जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ऑसिलेशन जो हो रही है, SHM की बात कर रहा हूं, will be same as that of ड्राइविंग फोर्स, दैट इज ओमेगा डी। यानी कि पहले तो वो मानता नहीं है, मैं नहीं करूं, मैं नहीं ऑसिलेट करता, फिर फाइनली मान जाता है। और किसकी चलती है, ड्राइविंग फोर्स की। तो जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वही चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा मान लो झूला झूल रहा है, ठीक है ना, सीसॉ है, सीसॉ नहीं, वो मतलब कौन सा झूला कहेंगे, सीसॉ तो ये हो गया ना, स्विंग, ठीक है ना, स्विंग है। तो हमने क्या करा, बच्चे के ऊपर फोर्स लगाई तो बच्चा आगे की तरफ गया, फिर वापस आया, फिर मेन पोजीशन पर आया, मैंने फिर फोर्स लगा दी, फिर वो आगे गया, फिर वो पीछे आया, फिर मेन पोजीशन पर आया, मैंने फिर फोर्स लगा दी। तो मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं और उसको भी मैं ऑसिलेट, मतलब उसका भी टाइम पीरियड है, मतलब फोर्स लगा रहा हूं आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर वो फ्रीक्वेंसी मेरे फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई बच्चे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो एक तरह से पेंडुलम है, 2π√L/g उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मेरे फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती, तो क्या होता है, बच्चा रोने लग जाता है। क्यों, एम्पलीट्यूड बढ़ने लग जाता है। तो इट मीन्स कि जो एम्पलीट्यूड है वो यहां पर डिपेंड करेगा, बढ़ सकता है। जैसे कि टेकोना ब्रिज जो था वो टूटा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ऑसिलेशन फाइनली कौन से होंगे, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, मतलब ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी फाइनली स्टेडी स्टेट जब अचीव होगा तो वो कौन सी होगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि क्या ये SHM है, तो आंसर इज यस। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आंसर इज ओमेगा डी। ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल जो है ऑसिलेट यहां पर करता है। अब देखिए, और इसके अंदर रिजल्ट जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं, थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है, अब इसका एक फॉर्मूला आता है। अब देखिए फॉर्मूला जो है किस पर डिपेंड करेगा, वो चीजें थोड़ी याद रखनी पड़ती हैं। F0 पर डिपेंड करेगा, ओमेगा टी ये क्या है और ओमेगा नॉट क्या है, या फिर ओमेगा ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमने बोल दिया कि ये है जी, और ओमेगा डी क्या है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ड्राइव करना चाह रहा है, जो कह रहा है कि नहीं जी मेरे ओमेगा से घूमो, मेरे ओमेगा से घूमो, वो है ड्राइविंग। एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है, अंडर रूट में, अब देखो रट्टा लगाना पड़ता है, थोड़ा इस तरह से रट्टा लगा सकते हैं कि देखिए फोर्स है तो नीचे
डायमेंशन वाइज अगर डिस्टेंस है तो मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर मैंने रूट ले लिया तो ये मास का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये देखिए डायमेंशनली करेक्ट से मेरे को ये चीज याद रहे। और बाकी ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस दिस ओमेगा डी का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि रूट लगा हुआ है, और प्लस ओमेगा डी और बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी से ये जो है फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए स्पेशल केसेस बन सकते हैं कि इफ क्या डैम्पिंग इज लो, या फिर ऐसा करते हैं कि इफ, हाँ चलो डैम्पिंग लो ये कर लेते हैं। तो इफ डैम्पिंग इज लो, इज वेरी लेस, तो आप बी को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लीजिए। तो जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन अंडर रूट में ये सब 0 हो जाएगा। तो याद आएगा एम स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, यानी कि एफ नॉट डिवाइड बाय क्या, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर डैम्पिंग इज वेरी लेस एंड ओमेगा डी अप्रोक्सीमेटली या फिर उसके बराबर हो जाए इसके ओमेगा नॉट के, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि डैम्पिंग 0 नहीं होती, डैम्पिंग की वैल्यू कुछ ना कुछ रहती है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई, मतलब एकदम से वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो किस प्रकार का ग्राफ बनता है, तो इसी पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं। तो मैंने वाई एक्सिस पर देखिए एम्पलीट्यूड बनाया है, लेफ्ट साइड में मैंने ओमेगा बना दिया। तो अगर ओमेगा नॉट के या ओमेगा डी कह लीजिए, अगर वो ओमेगा नॉट के करीब है तो ऐसे में एम्पलीट्यूड देखिए बढ़ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस किसे कहा जाता है, व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, लिख लीजिए, व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन increases. The phenomenon is called क्या, रेजोनेंस। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीज देखी कि अगर आप ओमेगा डी को ओमेगा नॉट के बराबर करते हैं तो ऐसे में एम्पलीट्यूड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से ड्रेस्टिकली बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इफ डैम्पिंग इज वेरी लो तो हम ये चीज देख सकते हैं कि इन्फिनिटी। लेकिन हाँ कई बार क्या होगा कि डैम्पिंग तो सर मान लीजिए लो नहीं है, डैम्पिंग कुछ है, और आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट उसके बराबर कर दी, इसके ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ऑलमोस्ट क्या है, बराबर, लेकिन डैम्पिंग लो नहीं है। तो अगर आप ये मेंशन कर लीजिए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एम्पलीट्यूड कितना आ रहा होगा, एफ नॉट, और पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो आपके पास ओमेगा डी बी स्क्वायर, यानी कि एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू बी, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, और दिस इज काइंड ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब हो रहा होगा जब आप ओमेगा नॉट को ओमेगा डी के बराबर कर देंगे। तो देखिए ओमेगा नॉट को ओमेगा डी के बराबर करने से ये कैसे आया, क्योंकि याद करिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, एफ नॉट अंडर रूट में, बोलो मेरे साथ, एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस बोलो ओमेगा डी बी का होल स्क्वायर। अब ये 0 हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं, ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डैम्पिंग लो थी तो ये टर्म पहले 0 कर रहे थे, अब हमने इस टर्म को 0 कर दिया, तो ये भी केस हमें पता चल गया। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे रिवीजन की ओर। तो हमने क्या देखा, हमने मेनली डैम्पिंग, फोर्स ऑसिलेशन और साथ में एंगुलर एसएचएम के थ्योरी देखी। तो एंगुलर एसएचएम की क्या थ्योरी थी भैया, जल्दी फटाफट, एंगुलर एसएचएम की क्या थ्योरी थी कि भाई टॉर्क को लिखेंगे हम के थीटा, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के। ठीक है, एक तो ये चीज हमने देखी। दूसरी हमने देखी थी एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में हम क्या कर रहे थे, टोटल एनर्जी लिखने के बाद बोलिए उसको डिफरेंशिएट कर देते थे टाइम के साथ और क्या डाल देते, 0, इक्वेशन आ जाती थी इन फ्रंट ऑफ योर आइज।
फिर हमने देखा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डैम्पिंग देखी। तो डैम्पिंग के अंदर फॉर्मूले क्या देखे, डैम्पिंग जब होती है तो क्या होता है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने लग जाता है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो कुछ a नॉट e की पावर बिट टू टिक्की खाओगे तो डबल मोटे हो जाओ, ये होता है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो दैट इज काइंड ऑफ a cos, जब साइन भी लगा सकते हो मर्जी आपकी, और प्लस फाइव। और जो ये ओमेगा होता है इसका भी फॉर्मूला दिया था, अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी अपॉन 2m का स्क्वायर। यहां पर देखिए ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। डैम्पिंग में एसएचएम होता है नो, नॉट एसएचएम। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड इज नॉट फिक्स। ओमेगा चेंज, यस ओमेगा इज चेंज। पहले जो है ओमेगा अलग था, अब अलग हो चुका है, ठीक है। और अगर फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑसिलेशन की, तो ये एसएचएम है, यस आफ्टर सम टाइम, मतलब जब स्टेडी स्टेट आती है, इट इज एसएचएम, इट इज एसएचएम आफ्टर स्टेडी स्टेट। अगर एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है एफ नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट में एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा डी बी का होल स्क्वायर। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, ओमेगा डी से। एसएचएम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी वो होगी जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिक्स। तो एम्पलीट्यूड इज फिक्स हियर। और इसके अंदर भी हमने ग्राफ बनाए थे, इसके अंदर भी ग्राफ बनाए थे, वो डिटेल है। तो दैट वाज ऑल दैट वी हैव डन टुडे। सारे पीवाईक्यू हमने कर डाले एसएचएम के, चीजें आसान है। तो सर अब हम क्या करें, होमवर्क क्या रहेगा? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एचसी वर्मा जो बुक है उसी को करो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व ओनली दिस पार्ट, ठीक है ना। तो इसके अलावा साथ में जो है आप असाइनमेंट जो है गिवन बाय पीडब्ल्यू, इसके अलावा जो है सारे जो पीवाईक्यूज थे वो तो मैंने करवाई दी। तो इससे आपका जो है पूरा का पूरा टॉपिक टच हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा मतलब कहिए कि थ्योरी नहीं होती इस चैप्टर में, लेकिन हाँ एसएचएम के अंदर बाकी सारा कंसेप्ट चेक हो जाता है, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर चेक हो जाती है। तो इसलिए काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एनएससीपी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये कंपटीशन अगर आईआईटी की बात करें, जेई आईटी जेई की, जेई मेंस, जेई एडवांस, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लॉजिक सिंपल सा है, जैसे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एडवांस वाले मल्टीपल कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एसएचएम इज द चैप्टर, मल्टीपल कंसेप्ट, रोटेशन भी चेक हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास चेक कर सकते हो, काइनेमेटिक्स चेक कर सकते हो, लॉज ऑफ मोशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया गिवन टाइम के अंदर, दिस इज द परफेक्ट थिंग दैट आई कैन गिव इन दिस, कह लीजिए कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, टाइम का कंस्ट्रेंट है। और जितना मैंने बताया इतना ही कर लें तो गारंटी है कि भैया आप ऐसा जितने भी क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखाए आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हम अभी 9th में है, 10th में है, या 11th में है, हमें 12th का नहीं आता, या 11th में भी हमने ये नहीं कर रखा। तो मैंने भाई उस चीज को टेक केयर किया हुआ है, सारे लेक्चर जितने भी बनाए हैं 0 to हीरो ही लेके गया हूं और लिमिटेड टाइम के अंदर लेके गया, ठीक है। तो बस टीचर का काम है डायरेक्शन देना और स्टूडेंट का काम है उस डायरेक्शन में दौड़ना। तो आप तैयार हो जाइए, दौड़िए, एक ब्रेक लीजिए, पानी पूनी पीजिए, और उसके बाद फिर एसएचएम के जो है क्वेश्चंस और लगाना स्टार्ट कर दीजिए। होमवर्क है, अभी कंपटीशन चल रहा है, हल्का सा ध्यान इधर गया तो गया में कोई आगे निकल गया, ठीक है। और गया ही क्या, चाइना वाले लोग जो है वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यूएसए भी पढ़ रहे हैं। कंपटीशन तो है ही है ग्लोबल। तो आपने जो है अपने आप के साथ कंपटीशन करना है, अपने आप को बेटर करना है, बेटर एवरी डे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स।